26 नवंबर है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन बनाया गया था, जिसको नेशनल नाम दिया गया है आज के दिन 1949 में। तो आप किस तरीके से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अभी संविधान को अभी के टाइम में, मतलब आज का जो समय है वर्तमान में, क्या इसकी स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि संविधान जो है ना, भारत का जो संविधान बनाया गया वो बहुसंख्यक लोगों को देखते हुए गया। भारत में बहुत सारी जातियां, प्रजातियां, पंथ, धर्म सब कुछ थी, और उसी के हिसाब से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से लोकतंत्र को देखते हुए संविधान का निर्माण किया जाना था। इसके लिए जो है बहुत सारी मेहनत की गई, और काफ़ी उस देशों में हमारे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो घूमे और उन्होंने सभी विश्व की जो अन्य लोकतांत्रिक और सरकारें, अन्य सरकारें थी, सभी को पढ़ते हुए, सभी को समझते हुए उन्होंने अपने संदर्भ में, अपने भारत के संदर्भ में लेकर के इस संविधान का निर्माण किया गया है। क्योंकि इतने सारे देश वो घूमे, इतने सारे उन्होंने पढ़े, और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसीलिए उनको बल्कि संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और वो जो संविधान बना है, वो संविधान तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये है कि लोग जो है ना, उसमें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करके आज के समय में उसको, मतलब जो वास्तविक स्वरूप है उसमें नहीं आने दे रहे। मेरा ऐसा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों की नज़र में है अभी जो नॉर्मल, अगर आप लैंग्वेज में बताना चाहे तो क्या अर्थ है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रेम्बल है, नॉर्मली अगर आप किसी को बताना चाहे तो कैसा होगा वो? देखिए, जैसे कि स्पष्ट है कि यहाँ का जो संविधान का प्रियम्बल है वो स्पष्ट कर देता है कि हम भारत के लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक रूप से, पंथ निरपेक्षता के रूप से, संप्रभुत्व संपन्न होकर के समाजवादी दृष्टिकोण से अपनाते हुए जो है ना, सभी लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, लोगों को विचार की स्वतंत्रता, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता, इन सब के बारे में प्रियम्बल में व्याख्या की गई है। और साथ ही लोगों की गरिमा बनाए रखते हुए देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, मतलब इसमें समाहित किया गया है, और इन सब को लेकर के ये संविधान का निर्माण किया गया है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि पथ निरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म अभी लोगों के जीवन में क्या महत्व रखते हैं? क्या सभी ग्राउंडी तौर पे सारे सारे जो धर्म है वो क्या एक समान है? ऐसा क्या लिखा गया है? सारे धर्म एक समान हैं ऐसा संविधान में लिखा नहीं गया। संविधान के लिए सभी धर्म, संविधान ने किसी विशेष धर्म पे जोर नहीं दिया है, इसीलिए संविधान के लिए सभी धर्म समान हैं। मतलब उसका किसी भी धर्म विशेष पर जोर नहीं रहेगा, और वह लोगों को, सभी धर्मों को, उनके लोगों को अपने धर्म का पालन करने के लिए छूट देती है और मानती है कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उसके अंतर्गत वो पंथ, सभी धर्म पंथ जितने भी हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि लोग प्रचार और प्रसार करना है, उस प्रचार और प्रसार के हिसाब से यह भी देखना हो अच्छा है कि उस प्रचार प्रसार से वो दूसरे के धर्मों को मतलब गलत ना समझें, उनको दूसरे धर्मों के ऊपर आक्षेप ना करें, और आक्षेप करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर ना करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं पे हिंदू धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती करके बनाया जा रहा है, कभी किसी को नीचा दिखा करके बनाया जा रहा है, या किसी भी धर्म को कि ये धर्म अच्छा नहीं है, इसमें ये है। ये संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। संविधान आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए छूट तो देता है, लेकिन संविधान इस तरह की छूट नहीं देता कि आप किसी भी धर्म में ज़बरदस्ती करें, किसी धर्म को नीचा दिखाएं, ऐसी छूट नहीं देता। मतलब संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सारे धर्म एक समान है? मेरा ऐसा मानना है कि उसने संविधान ने धर्म के बारे में स्पष्ट किया है
कि वो लोगों को धर्म का पालन करने के लिए छूट देगी। लोगों को मतलब उसकी नज़र में सभी धर्म इसलिए समान हो सकते हैं क्योंकि वो किसी धर्म को बड़ा नहीं, किसी धर्म विशेष को सरकार नहीं अपनाएगी, संविधान अपनाने की आज्ञा नहीं देता है। तो हमारा संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, तो आपको क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं इस बात के कि सच में इतना बड़ा है, या इसका स्वरूप सच में इतना विशाल है कि लोगों को इसकी बात समझ में आती है, या लोग इसे सीरियसली लेते हैं? इसका मुख्य कारण है कि देखिए, ऐसा है कि संविधान बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद, 24 भाग हैं, 405 अनुच्छेद हैं। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा बनाया गया है जिसमें काफ़ी चीज़ों को बारीकियों से उभारा गया है। तो ये क्या है कि आम नागरिकों की शिक्षा और इस सब में संविधान को इतना महत्व दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कोई भी काम हो रहा है, शिक्षा में संविधान को लिया जाना, संविधान के संबंध में एक सब्जेक्ट होना बहुत आवश्यक है ताकि लोग समझ पाएँ कि संविधान हमारा क्या कहता है और हमें किस बात की इजाज़त देता है, किस बात की इजाज़त नहीं देता। संविधान में क्या लगता है आपको, संविधान में आरक्षण की भूमिका क्या है? देखिए, संविधान में आरक्षण को मंजूर किया गया था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कहे अनुसार। लेकिन उसमें क्या था कि उनका ये मानना था कि दलितों और जो जितने हैं पिछड़े हैं उनको आगे लाने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का भी विचार था कि ये जो है ना 10 से 20 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। वो कोई लंबा चलाए जाने के लिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन क्या है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोगों ने उसको वोट बैंक के हिसाब से जोड़ जाड़ के आज तक 70 सालों में भी इसको समाप्त नहीं किया है। विचार ये था कि उनका कि लोगों में उत्थान हो जाए और लोग करें। इसका मतलब है कि जो आरक्षण की जो भूमिका है, आरक्षण जो दिया गया है, आरक्षण असली लोगों तक पहुंच नहीं पाता जो वाकई दबे कुचले या नीचे हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अभी तक पूरी तरह सरकारें प्रयास नहीं करती है, मेरा ऐसा मानना है। कोई भी सज़ा सुनाने में इतना जो समय लगता है, क्या उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? क्या उसमें इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा है ऐसा कि काफ़ी रिकॉर्ड्स में ऐसा होता है कि सज़ा सुना ही नहीं जाती। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े-बड़े केसेस हुए जिसमें 12-12, 13-13 साल लगे हैं एक सज़ा सुनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है उसमें अमेंडमेंट होना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है, मैं एज ए एडवोकेट ये कहता हूँ कि न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और ये जो बात है इसके कारण मतलब भारतीय कानूनों के हिसाब से लोगों को सज़ा सुनाने में काफ़ी समय लगता है। आपने तो 12 साल कहा, मैंने 25 साल, 30 साल और 50 साल तक केस चलते हुए देखे हैं, प्रकरणों को चलते हुए देखे हैं। इसका मतलब 50 साल तक उसको न्याय मिलने में टाइम लगा। तो इसमें हमारा ऐसा मानना है कि कुछ हद तक किए जा सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस दिए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके उस न्याय को देते समय उन चीज़ों को सभी पहलुओं पर, दोनों पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके न्यायालय को निर्णय करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इतना टाइम लगता है विचार करने में भी और जानने में कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है? प्रक्रिया का अंतर है। प्रक्रिया इतनी ऐसी जटिल है, प्रक्रिया में समय लगता है। और वही बताया मैंने कि आपको जैसे क्या है कि लोगों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए, हर आदमी को त्वरित कार्रवाई करने के लिए, हर विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना होगा। चाहे वो न्याय विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे उनसे रिलेटेड और भी विभाग हो, अगर वो आर्थिक मामले हैं तो उनसे रिलेटेड विभाग हों, उनको त्वरित अपना रिपोर्ट देने की ज़रूरत है। और चूँकि ऐसा नहीं दिया जाता है और समय दिया जाता है, बार बार वकीलों को कहने से भी समय दिया जाता है, तो इन सब को रोक करके इसको समय को कमी की जा सकती है, मेरा ऐसा मानना है। संविधान को बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप अभी संविधान को कहाँ देखते हैं? कितना लोगों की नज़रों में, वैल्यूज़ में देखते हैं आप कि इस संविधान को उतना महत्व दिया जा रहा है? एक्चुअली क्या, संविधान अपना तो 1949 में बना, जैसा कि आपको भी ज्ञात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
लोगों में शिक्षा का प्रसार जो है उस स्तर पर नहीं हुआ ताकि लोगों को इस बात की समझ हो कि हमारा संविधान क्या कहता है। तो हमारा तो इस बात पर जोर रहेगा कि जो शासन तंत्र है वो शिक्षा पर ज़्यादा जोर करे। और मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छी ढंग से लागू किया जाए, लोगों को त्वरित शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इस बात के लिए सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। और तभी लोगों को संविधान की समझ आएगी, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, इन सब के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और उस दिशा में वो आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके लिए आवश्यक है कि सभी को संविधान का जो प्रचार और प्रसार है, संविधान के संबंध में जो प्रियम्बल कहता है, वही अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व हैं। ऐसे इन सब चीज़ों का सरकार को प्रचार और प्रसार करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। स्कूली शिक्षा में से शुरू करके उसको चाहें तो आगे की शिक्षा तक उसको ले जाया जा सकता है, जिससे उनको गहन राजनीति और गहन भारत की जो संविधान है उसके संबंध में गहन अध्ययन हो सके। नहीं, एनसीईआरटी की काफ़ी बुक्स में प्रेम्बल दिया जाता है, पर तो भी उसे पढ़ाया नहीं जाता। लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में कि प्रेम्बल असलियत में है क्या, हमें क्या बताता है। प्रियम्बल तो ये सीधा कहता है ना कि मतलब हम भारत के लोग सभी को समान अवसर मिले, सभी को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, उनको अपनी गरिमा बनाए रखने का अधिकार हो, है ना, वो अपने समता का अधिकार का उपयोग कर सकें और उनके जो धर्म, जाति, पंथ हैं वो अपने स्तर पर उसको प्रचार प्रसार करें, अपने पास अपने हिसाब से करें, ना कि अन्य लोगों पे थोपे। मतलब हम भारत के लोग का मतलब ये है कि हम सभी अपने अपने धर्म चीज़ों को पालन करें। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है। बहुत सारे नागरिकों को, आम जनता को इसकी समझ नहीं है, तो सरकार की क्या नीति है लोगों तक ये बात पहुंचाने की, हमारा संविधान कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, लोग इसकी वैल्यूज समझे। इसके लिए सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं ताकि आम जनता के बात पहुंच सके। सरकार ने नीतियां तो बनाई हैं। सरकार ने, जैसे आप खुद कह रही थी अभी पिछले सवाल के उसमें पूछ रही थी कि जो उन्होंने मतलब एनसीईआरटी की बुक्स में ये लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा है तो क्या वो सभी तक पहुंच पाती है, ये एक देखने योग्य बात है। शिक्षा जो है हमारे देश में आज भी शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो हम बहुत आगे नहीं हैं। इसलिए क्या है कि प्रचार और प्रसार, किसी भी चीज़ का प्रचार और प्रसार, जब शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी में प्रचार और प्रसार हो सकता है, उसको सही सब गलत के समझ हो सकती है, जिससे अगर शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो तो मेरे हिसाब से अपराध भी कम रुकेंगे, लोगों को अपना ज्ञान भी रहेगा, कानूनी ज्ञान भी रहेगा, लोगों में डर भी बना रहेगा। लेकिन इस सब की कमी होने के कारण, या ऐसा कह सकते हैं कि उन कानूनों का भय नहीं होने के कारण यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों में शिक्षा नहीं होती है, प्रचार प्रसार नहीं होता शिक्षा का, और गलत अपराध वगैरह सब भी होते हैं। हमें शुरुआत से पढ़ाया गया है कि हमारा जो संविधान है वो बाहरी देशों से लिया गया है, पर हम अगर इसे देखते हैं तो इसमें भारतीयता दिखती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि संविधान के पृष्ठों में भारत की संस्कृति और इतिहास को दर्शाना, उनमें बनी भगवान राम का दरबार, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि के महत्व को कैसे देखते हैं। देखिए, ये तो सही है कि भारत का जो संविधान बना वो काफ़ी देशों का, करीब करीब 47 देशों का अध्ययन, देशों में जो संविधान बने थे उनको देख करके ही ये, उनसे निकाल करके उनको समझ कर अपना संविधान का निर्माण हुआ है। तो विदेशों से लिया गया है ऐसा कहना ना कह करके ऐसा कहा जाए, जो विदेशों में जो अच्छी चीज़ें थी, जो संविधान विदेशी संविधानों में जो अच्छी चीज़ें थी उनको समाहित करके अपना संविधान बनाया गया, ये तो सही है। लेकिन हम फिर भी भारतीय हैं, इसलिए भारतीयता को छोड़ नहीं सकते। और भारतीय बहुसंख्यक या लोगों का ये कहिए कि भारत में जो बहुतायत में पाए जाने वाले प्राचीन में, और उस समय के जो नेताओं में जो जो उस समय जो नेता थे उन सब में जो भाव था उसको समाहित किए जाने का भारतीयता के कारण राम की तस्वीर, बुद्ध की भी तस्वीर और इस सब की कृष्ण की भी तस्वीरें लगाई गई। ये सभी मतलब इसलिए भी किया गया कि राम ने जो है
कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त किया, जो स्पष्ट करता है कि हाँ, संविधान में आप रहें तो संविधान के प्रति दायित्व बना रहे। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का दिया, तो लोगों में हिंसा ना बढ़े, इसके लिए दिया गया। तो इन सब को दिया जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अच्छी बात है। और ये बात स्पष्ट करती है कि हम भारतीय हैं, या हमारा संविधान भारतीय है। हमारे देश में हमारी खुद की न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब कुछ हमारा खुद का है। तो कब तक अगर हम लेना भी चाहें तो हम किस हद तक मदद ले सकते हैं बाहर की? क्या ये लेना ज़रूरी है? इसे आप सही समझते हैं दूसरे नहीं, देशों की? अब अन्य देशों से लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर भी आज भी लोग अच्छा समझते हैं, जैसे अमेरिका का फेडरलिज्म जो है उसको अच्छा समझते हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ त्वरित निर्णय होते हैं। तो अब त्वरित निर्णय जिस तरह से वहाँ लिए जाते हैं, उस संदर्भ में लिए जाने की जो मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि त्वरित निर्णय नहीं होते, जैसा अपन ने पहले भी देखा था, पूछा था, उस समय में अपन ने बात की थी। तो त्वरित निर्णय के हिसाब से अमेरिकन वो है, ड्यूटीज़ के मामले में रसा का अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें ले जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी भी जो संशोधन हो रहे हैं वो कुछ इसीलिए हो रहे हैं कि कहीं न कहीं उसमें अपनी कुछ त्रुटियां जो हैं उनको सुधारने की आवश्यकता महसूस की गई है, इसलिए संशोधन किए जा रहे हैं। और चूँकि हम विकास के स्तर पे हैं, जितना विकास करेंगे उतने ही अलग-अलग तरह के नियम और कानूनों की आवश्यकता होगी, इसलिए ये संशोधन किया जाना भी उतना बुरा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर, चाय पे चर्चा के लिए आपको बहुत भी बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा की, इससे लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी, लोग अच्छी तरह अपने संविधान के बारे में समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि लोगों में प्रचार प्रसार हो कि हमारा संविधान क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।